इस राय में वजन है कि जी समाजी मीडिया पर पाए जाने वाली हर खबर पर जो है यकीन नहीं किया जा सकता। अक्सर समाजी मीडिया पर आधे सच और हत्या के ख्वाहिशात तक को खबर बनाकर पेश कर दिया जाता है। ये भी दुरुस्त है कि जी समाजी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जिस किस्म की सनसनीखेज़ी पैदा की जाती है वो मरकज़ी धारे की ज़र तरीन सहाफ़त के भी कान कतरती है। यहाँ पर वो तमाम सियासी, मजहबी, लसानी और दीगर तासुबात, नफ़रतें और इल्ज़ामात बिना छने खालिद जहरीले अंदाज में सामने आ जाते हैं, जिसका मरकज़ी धारे के जराए, टेलीविज़न चैनल्स और उनके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। गैर जिम्मेदाराना और मनफियत फैलाने वाली समाजी मीडिया के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। समाजी मीडिया ने जो है फ़र्द को बाइख्तियार बनाया है, इबलाग और इबलाग आमा को जमहूरी और अवामी कर दिया है। गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन के बगैर आप अपनी बात कह सकते हैं और दूसरे की सुन सकते हैं, यानी कि हकीकी मानों में अवाम को जो है इज़हार राय के हक़ से नवाजा है, बिल्कुल निचली सतह तक। इसलिए समाजी मीडिया पर आपको तरह तरह की आवाज़ें मिलेंगी, वो भी जो इबलाग के गुर जानते हैं और उसके हवाले से तरबियत याफ्ता हैं, और वो भी जो बात करते हैं तो लगता है कि किसी ने सर पर हथौड़ी दे मारी। यानी कि इस नए मीडिया की अपनी ताकत और कमज़ोरियाँ हैं। इसमें पाई जाने वाली कमज़ोरियों और ख़ामियों के इलाज क्या पाबंदियाँ हैं? यह आज पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जमहूरियतों में बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने 15 माह तक जो है एक्स पर पाबंदी आयद करके रखी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि भारत से 4 रोज़ा जंग के दौरान इस पाबंदी को हटा लिया गया। फिर दुनिया ने देखा कि जी समाजी मीडिया पर पाकिस्तान की आवाज़ कितनी मजबूत और तवाना रही। ये तमीद मुझे इसलिए बांधनी पड़ी कि इस्लामाबाद की ज़िले कचहरी ने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद या ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में जिन चैनल्स पर पाबंदी लगी है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। इसके अलावा भी कई नामवर सहाफ़ियों और समाजी मीडिया अशख़ास के ज़ाती चैनल्स भी जो हैं इस पाबंदी की जद में आ गए हैं, और उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज ही के दिन हम देखते हैं कि जी सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल और तहरीक इंसाफ की कारकुन जो हैं फलक जावेद साहिबा, उनके खिलाफ लाहौर में पीका एक्ट के तहत नए मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी पाक भारत जंग में सोशल मीडिया पर ये मनफी प्रोपेगेंडे के मुर्तकिब हुए, यानी कि पाकिस्तानी जमहूरियत में इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से हालात जो हैं मज़ीद पेचीदा और मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन ये बुनियादी सवाल जो है बदस्तूर मौजूद है कि क्या पाबंदियाँ इसका तीर बहदफ इलाज हैं या फिर ये हमारे माशरे और मुल्क में तज़ादात को तेज़ करेंगी, अवाम में बेचैनी बढ़ाएंगी। आज इसी बुनियादी सवाल से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे 1644 में नामवर अंग्रेज़ी शायर, स्कॉलर और मुसन्निफ़ जॉन मिल्टन ने आज़ादी इजहार के हक़ में एक पम्फलेट एरोपेजिटिका के उन्वान से तहरीर किया, जिसमें उन्होंने मुकम्मल आज़ादी इजहार की हिमायत की। आज़ादी इजहार के हक़ के दिफा में मिल्टन का एक नुक्ता ये भी था कि सफ़ेद रंग को उजागर करने के लिए सामने स्याह रंग होना चाहिए। उसी तरह सच के सामने अगर झूठ भी हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। जनाब, इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है शहजाद ग़ियास साहब को। मारूफ यूट्यूबर हैं, मीडिया पर्सनैलिटी है, और हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम मुज़म्मिल शाह साहब, एंकर पर्सन हैं और ये भी मारूफ यूट्यूबर हैं। दोनों जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं न्यू मीडिया के, मैं समझता हूँ कि बड़े जाइंट्स में से हैं पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका साथ देने का। मुज़म्मिल, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि 27 चैनल्स पे जो है यूट्यूब के पाबंदी लग गई है। हमने देखा कि जी आफ्ताब इकबाल और फलक जावेद साहिबा के ऊपर पीका के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखें, इसमें ये कोई सलूशन तो नहीं मैं कह सकता कि है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कह सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने ये तरीका तो आज़मा के देख लिया है। हमें याद है कि 60s में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया था अयूब साहब के अंडर, और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, इतनी एजिटेशन शुरू हुई और वो कल को जाके पॉलिटिकल एजिटेशन में कन्वर्ट हुई, फॉल्ट लाइन्स मज़ीद वाइडन हो गई, मज़ीद डीपन हो गई। तो यहाँ पर भी ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारे नामों में कुछ ऐसे नाम नहीं हैं जो कि वाक़ई ही बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर चुके हैं डिजिटल लैंडस्केप के ऊपर। फॉर इंस्टेंस, इसमें एक ऐसा नाम भी है जो 26 नवंबर के धरने पे एआई टूल्स के ज़रिए ये दिखा रहा था कि देखें सड़कें तो खून से भरी हुई हैं। एक ऐसा नाम भी है जो चीफ जस्टिस साहब, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनके अगेंस्ट वो तौहीन, मज़हब की तौहीन का केस बिल्ड कर रहा था सोशल मीडिया पे बैठ के। इसके अलावा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहलगाम टेरर अटैक को हिंदुस्तान को एविडेंस प्रोवाइड कर रहे थे यूट्यूब पे बैठ के कि हमें मालूम है कि इन्होंने ही किया है। तो उनका केस एक तरफ, लेकिन कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। कुछ ऐसे लोग जो ऑब्जेक्टिवली बात करते थे, जो अनबायस्ड थे, किसी पार्टी का जो है वो चेहरा नहीं थे, उनको भी इस स्पेस में रगड़ दिया गया। तो मेरा ख्याल है पोस्ट 9th में पाकिस्तान में एक प्रिटेक्स्ट जो मिला है हुकूमत को
उस प्रेटेक्स्ट के ज़रिए जितनी स्पेस थी उसको भी लपेटने का प्रोग्राम है। हालाँकि अगर आपके पास पीका और बाकी सारे कवानीन आपने कानून साज़ियाँ की थी, आपने कोर्ट्स बनाई थी, आपने अथॉरिटी कायम की थी डिजिटल मीडिया की, उसके ज़रिए आपने ये नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो भी सारी फ्यूटाइल एक्टिविटी थी, वो बस हमें और आपको दिखाने के लिए थी। असल में इस तरह होना है तो हबीब अकरम साहब जो हमारे दोस्त हैं, या और बहुत लोग हैं, असद तूर साहब इसके अंदर हों या फिर इसमें मतीउल्लाह जान हों, उन सबका मौक़िफ़ ये है कि हम में से किसी को नहीं बताया गया कि ये कार्रवाई कब शुरू हुई और किसने शुरू की, ये कंप्लेन कहाँ से आई। एक सब इंस्पेक्टर की कंप्लेन पे आपने 27 चैनल बंद कर दिए। तो आपने कंटेंट को स्पेसिफ़ाई नहीं किया, ऑफ़ेंस को स्पेसिफ़ाई नहीं किया, एक जनरलाइज़्ड बात कर दी कि ये सब एक ही काम कर रहे हैं, जो मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल टोटल अनजस्ट है। दुरुस्त। अच्छा, अब गयास साहब, आप क्या समझते हैं कि इजहार राय के हवाले से, जैसे कि अभी मुजम्मिल साहब बता रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर है कि केस पूरी तरह से बिल्ड नहीं किया गया, इल्ज़ाम नहीं बताया गया, तो आप एज ए यूट्यूबर क्या फील करते हैं कि जी इस हवाले से सुर्ख लकीरें जो हैं वो बढ़ गई हैं, या फॉर अ पर्सन लाइक यू जनाब चीज़ें चलती रहेंगी, कोई इशू नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। ऐसा है कि हम एक लैंड माइन से भरे हुए ज़मीन पर चल रहे हैं। कब पैर किसी ऐसी लैंड माइन पर लगेगा जिससे एक्सप्लोजन हो जाएगा और हम क्या, हमारे साथ जो लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, ये अब किसी को पता नहीं है। रेड लाइंस क्या हैं, फॉल्ट लाइंस क्या हैं, ये अब किसी को ख़ास पता नहीं है। ऐसा बिल्कुल है कि इन जनरल ये एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल ही रेड लाइन है, जिनका नाम भी लेना अब हराम कर दिया गया है। तो जिस तरह मुज़म्मिल ने भी फरमाया कि अगर तो किसी ने जुर्म किया है, अगर तो किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई है, अगर तो किसी ने जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हैं जो आज तक मुझे समझ नहीं आए कि असल में है क्या, वक्त और ज़रूरत के हिसाब से वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई गुफ्तगू की है, उनके ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करें, बोलें ये इंसान है, इस व्लॉग में इसने ये बात की है, या इस चैनल पे जाकर इस शख्स ने ये बोला है जिसकी वजह से ये एंटी स्टेट हो गया है और इसका चैनल बैन कर देना चाहिए। इस तरह का कानून लाना या इस तरह का एक ऑर्डर कि जिसकी शक्ल नहीं पसंद, जिसकी तनकीद नहीं पसंद, गेहूं के साथ जिसमें मुजम्मिल ने भी बताया कि घिस भी पिस रहा है यहाँ पर, उन सब को एक ब्लैंकेट बैन कर देना इन चैनल्स में। यूट्यूबर्स के साथ एक पार्टी का भी चैनल है, पीटीआई के एज अ पार्टी का चैनल है, इमरान खान का अपना चैनल है। असद तूर, मतीउल्लाह जान जो पिछली रजीम में जब इमरान खान हुकूमत में थे उस वक्त भी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको गायब कर दिया गया, जो नॉर्दर्न एरियाज़ की ट्रिप्स लगाई जाती हैं। अब इस रजीम में उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई हो रही है। तो जो लोग हुकूमत की तनकीद करते हैं, अगर वो कोई गलत बात कर रहे हैं, उस गलत बात के ऊपर कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो, ना कि आप बिल्कुल ही आज़ादी राय ख़त्म कर दें, आइनी हक छीन लें और जो भी आपको नहीं पसंद उसका चैनल यूट्यूब पूरा का पूरा ब्लॉक कर दें और एक लिस्ट मैजिकली अपीयर हो कि भाई ये 27 लोग उसमें शामिल हैं। किस बिना पर, ना हमें पता है, ना जिनको ब्लॉक किया गया है उनको पता है। ये बड़ी अहम बात है मुजम्मिल साहब के वो रेड लाइंस नहीं पता, वो जो जिस जुर्म के वजह से आपका चैनल बंद हुआ उसके बारे में नहीं बताया गया। तो क्या हमारे कवानीन इस चीज़ को जो है आपके नज़दीक डिफ़ाइन नहीं करते, या है हमारे कानून में है कि भाई आपको पहले बताना है, फ़र्द जुर्म आपको आयद करना है, आपको बताना है कि जी आपसे क्या गुनाह सरजद हुआ है कि जिसकी पादाश में आपको सज़ा मिल रही है? देखें, वो तो एक आइडियल सेटिंग में होता है ना, जहाँ पर अब आप देख लीजिए कि पंजाब असेंबली में जो अभी चल रहा है कि अगर एहतजाज किया है सीएम की स्पीच के दौरान तो आप सारों को मुअत्तल भी करेंगे, डी-सीट करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। स्पीकर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको डिफेंड भी करेंगे कि मेरे पास लिमिटलेस पावर है। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल जो शुरू हुआ था, मैं तो ये कहूँगा कि पोस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीटीआई के दौर में हुआ था कि हाँ। इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन और इंतकामी सियासत हुई थी, इन्होंने उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए और अब अस्यूम ये किया जा रहा है पीएमएलएन की तरफ से कि शायद हमने कभी इक़्तिदार से निकलना ही नहीं है। अब अगर आप अपनी सीएम की स्पीच पे एहतजाज करने पे ऑपोजिशन के अरकान को डी-सीट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड दैट यू विल नेवर सिट ऑन दोज़ बेंचेस। आपको ये लगता है कि आप कभी ऑपोजिशन का पार्ट बनेंगे ही नहीं, कल को आपके खिलाफ भी यही होगा। पीका लॉक में नॉन बेलेबल ऑफेंस सजा का इजाफा किया पीटीआई ने, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो गई। तो जो हाथ ये मजबूत करेंगे वही हाथों से कल को स्ट्रैंगुलेट भी होंगे। तो यहाँ पर भी अगर आइडियली देखा जाए तो डेफेमेशन के कवानीन भी मौजूद हैं, जुर्माने करें आप बैंकरप्ट कर दें उन यूट्यूबर्स को जो कि बगैर एविडेंस के बात करते हैं, किसी की ज़िंदगी को इंडेंजर करते हैं। उनको मिसाल बनाएं कि उन्होंने एक
पैसे इसके दिए, उन्होंने कॉस्ट पे की है इसकी। लेकिन मैं तो ये प्लेटफॉर्म्स की साइंस भी नहीं समझता कि ये यूट्यूब को अगर एक दरख्वास्त जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो वो कहती है कि ठीक है जी, ये सारे चैनल आप उड़ा दें, और इसी तरह यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंस और प्लेटफॉर्म की मेथोडोलॉजी को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अगर आप सारे हुकूमतों के अंडर ही आते हैं तो फिर ये इल्यूजन क्यों है फ्री स्पीच की। तो मेरा ख्याल है दिस इज एनीथिंग बट फ्री स्पीच। नहीं, बड़ा बड़ा अहम आपने एक दूसरा नुक्ता उठाया है कि एक तो यकीनन लाइबल डिफेमेशन लॉज हों और उसके तहत बिल्कुल कार्रवाई हो, और ये जो अपना गयास साहब इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें कि यूट्यूब की पॉलिसी के ऊपर कि यहाँ पर ये जो इसका इतलाक़ हो रहा है पाबंदी का, ये पाकिस्तान के लिए बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया में जो है चैनल बंद किया जा सकता है। अगर हुकूमत कहे वो एक कोर्ट ऑर्डर दिखा दे कि इस कोर्ट ऑर्डर के तहत बंद किया गया तो वो चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा, उस फ़र्ज़ के ऊपर जो है वो कोई नया चैनल भी नहीं खोल सकेगा। क्या ये दुरुस्त है? सर ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्द नया चैनल नहीं खोल सकेगा। अच्छा। अगर तो किसी ने इस तरह का काम किया है जिसकी वजह से वो कोई ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट पर है, हाँ। उससे लिंक अगर कोई चैनल खोले या उससे कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका चैनल खोले, जी बिल्कुल उनका उस तरह से बैन किया जा सकता है। लेकिन अभी जो ब्लॉक ऑर्डर्स आ रहे हैं वो इंडिया की तरफ से गए या पाकिस्तान की तरफ से गए, वो स्पेसिफिक चैनल्स की तरफ से जाते हैं। कभी भी आप ये उम्मीद ना रखें कि जो बिग टेक है वो आज़ादी की साइड पे होगा या आइन की साइड पे होगा या किसी प्रिंसिपल की साइड पे होगा। वो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, उनका इंटरेस्ट प्रॉफिट है। कल को अगर पूरे इंडिया में यूट्यूब बैन हो जाता है या ट्विटर बैन हो जाता है तो वो जितने एड रेवेन्यू कमाते हैं उन मुल्कों से, दे विल लूज आउट ऑन ऑल ऑफ दैट। तो मेरी आज़ादी के लिए या मुजम्मिल की आज़ादी के लिए यूट्यूब अपना पूरा इंडिया का जो रेवेन्यू है वो फॉरगो नहीं करेगा, या असद तूर की आज़ादी के लिए जो पाकिस्तान का एड रेवेन्यू है उसको फॉरगो नहीं करेगा। जो रेड लाइन्स वाली बात है कि भाई अगर सिग्नल्स लगे हुए हैं तो हर गाड़ी ने वहाँ पर रुकना है, लेकिन अगर गाड़ी आपकी है तो वो लोगों को रोकती भी जाए, फेक न्यूज़ देती भी जाए, कोई सिग्नल उनके लिए नहीं है। वही सहाफ़त जब रजीम बदल जाती है तो लाडले कोई और हो जाते हैं, उनके लिए रोड्स खुल जाते हैं, बाकियों के लिए सिग्नल बंद हो जाते हैं। तो जिस तरह सियासतदान भी कभी लाडले होते हैं, कभी जेल में होते हैं, उस तरह सहाफ़त का भी ये हाल कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ को कॉम्बैट करने के लिए किया जा रहा है। जो आपको जिस वक्त नापसंद है उसके ख़िलाफ़ सिलेक्टिवली कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा मुज़म्मिल, ये बताइएगा कि ये मोहरक क्या बना, मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो एक कहते हैं इक़दाम लिया, मैं कहूँगा इंतहाई इक़दाम है ना, कि आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया 27 चैनल्स को। तो और दूसरी बात है कि क्या इसकी कोई दादरसी हो सकती है कि वो जो है यहाँ पे कोर्ट के अंदर जो है कॉन्टेस्ट करें कि नहीं जी बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, और क्या इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए उसके बाद? क्या यूट्यूब के साथ आप जाके ये कुश्ती लड़ सकते हैं कि जी चैनल गलत बंद किया आपने हमारा? नहीं, वो तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। वो तो हमने बाकी कंट्रीज के केस में भी देख लिया है कि जब इन प्लेटफॉर्म्स को आप चैलेंज करें तो फ्यूटाइल एक्टिविटी ही होती है। तो ऑब्वियसली आई एग्री कि एक बिजनेस मॉडल ही इस तरह का होता है। जिस तरह से एक कोटेशन भी है कि द फंक्शन ऑफ मीडिया इज टू गैदर एन ऑडियंस एंड सेल इट टू एन एडवर्टाइजर। तो जो ऑडियंस गैदर करनी है और एडवर्टाइजर को बेचने की प्रोसेस है, इसके दरमियान में कोई जस्टिस वगैरह के हायर आइडियल्स तो नहीं आते उस तरह के। लेकिन अब ये जैसे आप बात कर रहे हैं FIA के हवाले से, अब उसमें आप देखें कि अगर वॉर क्राइम्स भी होते हैं ना, जिस तरह हमें न्यूरमबर्ग ट्रायल्स का पता है, टोक्यो ट्रायल्स का पता है, दूसरी जंग अजीम में जिन लोगों ने करोड़ों लोगों को कत्ल किया, उनका भी पहले ट्रायल दिखाया जाता है कि भाई उनका मौकिफ क्या है या वो क्या किस तरह बात करेंगे। यहाँ पर यह है कि हबीब अकरम साहब से आप पूछ लें, असद तूर साहब से पूछ लें, बाकियों से पूछ लें, वो ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कब शुरू हुई है। अब ऑब्सक्यूरेंटिज्म इसको कहते हैं ना, कि हर चीज़ पिन्हा रख के छुपा के की जाए। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू तो नहीं होती। डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन ही एक है कि सारी फैसला साजी जो है वो अवाम के सामने होगी और अवाम को आंसरेबल होगा एक आदमी। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि फैसला पहले होता है और कार्रवाई बाद में होती है। यही ईवान में होता है, कोई बिल लेकर आते हैं, बुलडोज हो जाता है, 15 मिनट की डिबेट नहीं होती किसी बिल के ऊपर। तो टॉप से बॉटम तक ही एक ही प्रैक्टिस है कि कोई भी चीज़ कंसल्ट करके पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने आंसरेबल होके करनी नहीं है, क्योंकि जिनके पास ताकत आई हुई है, PMLN के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स अगर आप देख लें, वो तो किसी और निज़ाम की तारीफें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम की गारंटी हैं।
तो ये इलेक्टेड लोगों के बयानात हैं, इसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट कर हम सकते सर हैं कि जो कार्रवाइयाँ होंगी ड्यू सर ढूंढ प्रोसेस से सकते हैं। अच्छा गया साहब ये बताइए कि वो कहते हैं ना सनसनी खेजी बिल्कुल एक मसला है, येलो जर्नलिज्म वाकई एक मसला है, ठीक है ना, फेक न्यूज़ मतलब है, ट्रम्प भी कहते हैं, हमारे जो रहनुमा है वो भी कहते हैं जी फेक न्यूज़ जाली खबरें मसला है। कितना बड़ा मसला है ये, और उसका जो है कोई हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज थे एक ज़माने में कि लाइबल डिफेमेशन लॉज, उनके तहत आप नहीं निपट सकते इनसे? सर बिल्कुल निपट सकते हैं, अगर निपटने का किसी के अंदर एक विल हो, किसी के अंदर एक इंटेंट हो। जिस तरह मैंने सिग्नल्स वाली मिसाल दी थी, हम हाँ। ट्रैफिक के मसले तो तब डिस्कस करें ना कि अगर सिग्नल्स लगे हुए हैं और सबको पता है यहाँ पर सिग्नल है, हम डिस्कस करें अच्छा 100 सेकंड होना चाहिए, 200 सेकंड होना चाहिए। द फैक्ट दैट सिर्फ फेक न्यूज़ या सेंसेशनलिज्म तब मसला हो जाता है जब कोई ऐसी बात की जाए जो आपको ना पसंद हो। अभी पंजाब गवर्नमेंट का मुजम्मिल ने जिक्र किया, एक और उनका भी एक्ट आ चुका है कि जी डिसमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के खिलाफ सोशल मीडिया पे तनकीद होनी शुरू हुई कि मरियम नवाज़ हर अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट में तस्वीर उनकी होती है, इसके खिलाफ कुछ हो कि भाई पब्लिक टैक्स पैसे पर क्यों आपकी प्रमोशन हो रही है। फ़ौरन पूरी की पूरी पंजाब असेंबली इकट्ठा हो जाती है, एक्ट ले आती है कि नहीं इस पर कोई बात नहीं की जा सकती, पंजाब गवर्नमेंट जब चाहे जो जिस प्रोजेक्ट का नाम जो रखना चाहे कर ले, उसके खिलाफ किसी को मसला है तो डायरेक्टर जनरल बना दो, उधर आप लेकर जाएं कंप्लेंट, आपके पास कोई राय कोई आज़ादी नहीं है कि आप तनकीद कर सकें। तो कानून भी यहाँ पर हम क्या ही डिस्कस करें कि जो आपको मकसद चाहिए होता है वो मकसद ख़ास अचीव करने के लिए रात को कानून आ जाता है, सुबह और आज़ादी ख़त्म हो जाती है। उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो जाता है कि पहले भी अगर किसी ने तनकीद की थी वो भी उसके पास हक नहीं है। तो ये हक ख़त्म करने के लिए, आज़ादी छीनने के लिए कानून आते हैं और उनका सेलेक्टिव इस्तेमाल होता है। सिलेक्टिव इस्तेमाल होता है। अच्छा मैं कहूँगा क्विकली अगर आप दोनों हजरात एक ही सवाल, क्या हल क्या है इस मसले का, मुजम्मिल साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये जो डिवीज़न जर्नलिस्ट या सहाफ़ियों के रैंक्स में क्रिएट हुई, इसमें मुझे तो कोई शुबा नहीं है कि ये पिछले 7-8 साल का फिनोमेना है। उससे पहले कोई एक सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई होती थी, सब इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन हमने देखा कराची प्रेस क्लब के अंदर पुलिस घुसी पहली मर्तबा पीटीआई के दौर में, और उसके बाद में सहाफ़ियों की एक ऐसी नई क्लास पैदा हुई जो कि हर सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई को सेलिब्रेट करते थे टीवी के ऊपर। और एक ऐसा माइंड पैदा हो गया जो कि अपने ही रैंक्स में मौजूद प्रोफेशनल्स, कॉलीग्स के खिलाफ बोलना शुरू हो गया और उसे कैश करवाना शुरू कर दिया। तो इसको हमें अनलर्न करना है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये सोचना है कि आप में से पीटीआई वाला, नून लीग वाला, ये डिवीजन जो हुई है इसने जर्नलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हर किसी ने पार्टी के लेबल अपने ऊपर पहन लिए हैं और प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को और फ्रेटर्निटी को भूल गया है, इत्तेहाद को भूल गया है। तो जब तक कलेक्टिव एक्शन नहीं होता ये सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। मसला ये है कि आधे जर्नलिस्ट एक पार्टी में चले गए, आधे दूसरी में चले गए। इस बाइनरी में जो भी पड़ा है उसने ओवरऑल जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचाया है। इस बाइनरी को रिवर्स करें, अंडू करें। जनाब शहजाद साहब। एब्सोल्युटली। दूसरा जो मसला है कि सेंसेशनलिज्म है, फेक न्यूज़ है, आई बिलीव दैट द सोल्यूशन टू बैड स्पीच इज़ बेटर स्पीच। अगर कोई सहाफ़ी है जो बार बार फेक न्यूज़ देता है, आप बार बार उसको एक्सपोज करें, आप बार बार बताएं कि ये इसने खबर दी थी, ये एविडेंस है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, आकर देख लें। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 100 दफ़ा जब वो एक्सपोज होगा उसके बाद उसकी क्या क्रेडिबिलिटी मार्केट में रह जाएगी। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, अगर कोई झूठ बोल रहा है आप उसके झूठ बार बार एक्सपोज करें और अवामी सतह पर अवाम के सामने ये बैटल लड़ें और अवाम की जो सेंसिबिलिटी है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखें। आज नहीं, कल नहीं, परसों यकीनन जब वो सहाफ़ी बार बार एक्सपोज होगा उसकी मार्केट में नहीं क्रेडिबिलिटी रहेगी। बट उसके लिए आपको सच्चा, आपको ट्रांसपेरेंट और आपको अपने आप को अकाउंटेबल पब्लिक के सामने करना पड़ेगा ताकि दूसरे के झूठ खुलकर एक्सपोज हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद गयास साहब, मुजम्मिल शाह साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि पाबंदियाँ जो हैं वो तो ख़ुद एक मसला हैं, वो किसी मसले को हल नहीं कर सकती। तो यकीनन जो हमारे इन दोनों नौजवानों ने, मुजम्मिल शाह साहब ने और शहजाद गयास साहब ने जो तजावीज़ दी कि जनाब मतलब है कि आप जो है मतलब है कि वो जो जिनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही है उनको एक्सपोज करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और बजाय इसके कि मुकम्मल गला घोट दें और एक कहते हैं आज़ादी राय के जो इजहार को जो है उस पर पाबंदी लगा दें, इससे मसले हल नहीं होते बल्कि कंट्रडिक्शन जो हैं वो बढ़ा करते हैं। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आजकल हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है रियासत पाकिस्तान की माजी की मुबैना गलतियों की वक्तन फ़वक्तन जो है निशानदेही करते नज़र आ रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल पाकिस्तान जो है गुज़श्ता 3 दहाइयों से अमरीका और मगरब के लिए अस्करियत पसंद तंजीमों की हिमायत, तरबियत और माली इमदाद देने का गंदा काम करता रहा। ये बात उन्होंने स्काई टीवी के इंटरव्यू में कही जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टबानी करने की एक तारीख रखता है। उसी तरह रूसी मीडिया को अप्रैल 27 के इंटरव्यू में ख्वाजा साहब ने फरमाया कि सोवियत अफगान जंग का हिस्सा बनना पाकिस्तानी हुकूमतों की एक गलती थी। अफगान जंग का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान में जहादी नज़रियात, तरबियत जो है वो शुरू हुई और मगरब के ईजाद करदा जहाज से मुल्की अखलाकियात जो हैं वो तब्दील हुई और मौजूदा सूरत हाल ने जन्म लिया। इसके अलावा भी वो कई मीडिया प्लेटफॉर्म से बशमूल न्यूज़ इनसाइट में ऐसी ही कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं। खुद तनकीदी जो है एक बड़ा अच्छा अमल है, तारीख में सरजद होने वाली गलतियों पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन इस माजी के पाकिस्तान के तमाम चैलेंजेस और दुश्वारियों को पेश नज़र रख कर अगर बात हो तो अच्छा है। हर फैसले के जो हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और नेक नियति से किए गए फैसले जो हैं बाज़ औक़ात बिल्कुल उल्टे पड़ते हैं। इसीलिए अंग्रेज़ी की ज़रबुल मिसल है कि जी द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। लेकिन अक्सर तारीख में किए गए फैसलों के मिले जुले असरात होते हैं और उन्हें सदियों नहीं तो बाज़ औक़ात कई दिहाइयों तक भुगतना पड़ता है। अफ़गान जहाद और उसमें पाकिस्तान के किरदार पर भी बहस होती रहेगी और मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आती रहेंगी। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए साबिक़ वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान मोहतरम एजाज़ुल हक़ साहब मौजूद हैं, जो ज़िया मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ुल हक़ साहब अपना कीमती वक्त देने का। और जैसे मैंने कहा कि जी अफ़गान जहाद के हवाले से मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आती रहेंगी और हमने देखा कि हमेशा माजी में भी जो बायां बाजू था और लिबरल थे वो हमेशा इस जिहाद की जो है मजम्मत किया करते थे और जो हमारा सेंट्रिस्ट पाकिस्तान था और जो दाएं बाजू के अफराद थे वो इसकी हिमायत किया करते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एकदम मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में यानी ख्वाजा आसिफ जैसे जो सीनियर सियासतदान हैं और जो है वज़ीर दिफा हैं, उनकी तरफ से जो तनकीद है इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं, इस किस्म की बात कर रहे हैं, उनको तारीख़ का इल्म ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उनकी इमेच्योरिटी है। तीसरी बात उनको ये मालूम नहीं है कि उस जहाद के अंदर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और आज अगर हम खड़े हो सकते हैं हिंदुस्तान के सामने या अपने दुश्मनों के सामने तो वो उसी जहाद की बरकत की वजह से। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये हाइब्रिड हुकूमत है। तो अगर ये हाइब्रिड हुकूमत है तो फिर इसकी किसी बात पर तो यकीन करना ही मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगा। देखिए, ये जब जहाद शुरू हुआ था अफ़गानिस्तान का, उस वक्त कोई अमेरिका या कोई मगरबी ममालिक जो थे वो साथ खड़े नहीं हुए थे, बल्कि मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ कि ब्रज़िंस्की से लेकर जो उनके बड़े बड़े लोग यहाँ आते थे वो यही कहते थे कि आप पाकिस्तान को मजबूत करें और अफ़गानिस्तान को भूल जाएं, क्योंकि रूस जहाँ भी गया है वो कभी बाहर नहीं निकला वहाँ से। और पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे वो ये चीज़ें सामने रखा करते थे जनाब। लेकिन ये पाकिस्तान का फ़ैसला था। इस पूरे जहाद के दौरान पहले तो 2 साल 1979 दिसंबर से लेकर 1981 तक पाकिस्तान अलोन और OIC के कुछ चंद एक ममालिक थे, 2 के अलावा, जिन्होंने फरवरी 1980 में यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट की। और उसके बाद 124 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के थे, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की कि एक नॉन अलाइंड मुल्क जो है उसकी अगर सब्जुगेशन होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। जब और दूसरी बात जो है कि अमेरिका तो आया 1981 के एंड में, जब उसने देख लिया कि अब जो है ये अफ़गान मुजाहिदीन जो है तकड़े हो गए और रूस को शिकस्त की तरफ धकेल रहे हैं जनाब, और रूस जो है वो डिप्लीट कर रहा है इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी वहाँ पे। अच्छा, ये तो दूसरी बात ये कि ये जो कहते हैं हम जी मैं ये जायज़ सवाल, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। जी फरमाइए। मैं सिर्फ 2 बातें छोटी छोटी करूँगा। एक तो ये कि इस पूरे जहाद के दौरान एक भी अमेरिकन सोल्जर का फुट डिड स्टेप ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सारा इंडिजिनस मामला था जो हो रहा था। ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, स्टिंगर मिसाइल दिए होंगे, लेकिन ये जहाद ऐसा जहाद था जहाँ अमेरिका का ना तो कोई ताल्लुक था, ना अमेरिका की कोई मुदाखलत थी, ना अमेरिका से कोई रब्ता करने दिया मुजाहिदीन का। यहाँ तक कि अमेरिकन एम्बेसडर को जब वो मिलने के लिए जा रहे थे मुजाहिदीन को, उन्हें अटक के पुल से वापस भेज दिया। ये चीज़ है। आखिरी बात मैं ये बताऊँगा जो ख्वाजा साहब की और दीगर लोगों की समझ में नहीं आती
कि अगर ये अफगान जहाज ना होता, ये अफगानियों की कुर्बानी ना होती, तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकता था। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ जी अगर आप इजाज़त दें, मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्कुल ये एक बड़ा आपका जो आपने इस वक्त अपना एक मौक़िफ़ रखा है, ये हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ है जिसकी तर्जुमानी आज ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, उनके बकौल के जी इस लड़ाई की वजह से, इस जंग की वजह से जो है पाकिस्तान में क्लैशनकोफ का कल्चर आया, यहाँ पे मंशियात आई, यहाँ पे फ़िरका वारियत का एक कहते हैं ना एक अफरीद खड़ा हो गया, यहाँ पे तशद्दुद की सियासत आई, और यहाँ पे जो एक बकौल उनके जिसको जिहादी कल्चर, मेरे ख्याल में जिहाद तो एक मुक़द्दस लफ्ज़ है, लेकिन जिसको वो एक मनफी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि वो जिहादी कल्चर ने फ़रोग़ पाया। तो ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, इस लड़ाई में वज़न है नहीं है, और क्या वजह थी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए उस ज़माने की हुकूमत ने, और बात भी लोगों ने समझा कि नहीं जनाब यहाँ पे जो है इनकी मदद करना ज़रूरी है? देखिए, मैं सिंपल इसका जवाब दूंगा हाँ कि 11 साल जो जनरल शहीद की हुकूमत थी और 11 साल जब ये जहाज चल रहा था, ना हिंदुस्तान की ज़रूरत हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देख ले, ना पाकिस्तान के अंदर कोई क्लशनकोफ कल्चर नज़र आया, ना पाकिस्तान के अंदर कोई धमाके नज़र आए, ना पाकिस्तान के अंदर कोई मसले पैदा हुए, बल्कि बलूचिस्तान और KPK सबसे पुरअमन, यानी मैं ख़ुद जाकर लंडी कोतल पे हम जाकर कड़ाई गोश्त खाकर आया करते थे उन दिनों में। नहीं, मुझे पाकिस्तान बिल्कुल पुरअमन था। इजाज़ भाई, मुझे खता कलामी करने अगली बात भी मेरी सुन। नहीं, कोई दहशतगर्दी तो हुई थी, शुरू हो गई थी उसी दौर में, कराची में फसादात हो रहे थे, बड़ा मतलब है धमाका हुआ था, एक बहुत बड़ा सदर में धमाका हुआ था, वो वही दौर था। और उसके बाद भी हमने देखा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मतलब है कई इस तरह के वाक़यात हुए। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा था। सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हुआ, एथनिक वायलेंस उस दौर में शुरू हुआ था ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में। जनाब देखिए, जो सेक्टेरियन वायलेंस था वो ईरानी इनकलाब का फॉलोवर था और उनकी प्रॉक्सीज यहाँ पे कर रही थी। ठीक है, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा वक्त लगा होगा, लेकिन देखिए क्लैशनकोफ कल्चर, दहशत गर्दी तो पाकिस्तान में उस वक्त आई जब बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो रही थी, और उस इंसर्जेंसी के दौरान 1970s के अर्ली 1970s की बात कर रहा हूँ, और वहाँ हमारी प्रो रेटा इतनी फ़ौज बलूचिस्तान में लगी हुई थी जब बलोची लीडर जो है अफगानिस्तान में पहुंचे हुए थे। और फिर अल जुल्फ़िकार का उस दौर के अंदर जो किरदार रहा है, जिसमें पाकिस्तान के जहाज़ों को अगवा किया गया, जिसमें दहशत गर्दी की गई, जिस पे जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के जहाज़ पर मिसाइल मारा गया, वो था। और जो ट्रेनिंग हो रही थी सीरिया के अंदर और लिबिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, और रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करती, वहाँ से दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर आई थी। उस वक्त और कोई दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही थी। बताइए, पॉइंट नोटेड। हाँ, एक और बात मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं। जी। एक और बात ये ऐड कर दूं कि उस जहाद को आप उससे ना कंपेयर करें कि जो 9/11 के बाद फैसला किया गया। अच्छा, वो हमारी बात का मौजूद नहीं है के अंदर, वरना एक ही कड़ी है, एक ही लड़ी में परोए हुए हैं वो सारी चीजें। लेकिन मुझे एक और सवाल करने थे, एकदम नून लीग की सफ़ों में ये रीथिंकिंग कैसे पैदा हुई? ज़ाहिर है कि वज़ीर दिफा जो है बड़े एक सीनियर तरीन ओहदा है, और वो बहुत करीब भी हैं, शरीफ बरादरान के बहुत करीब हैं, और ज़ाहिर कहीं ना कहीं उनकी सोच की भी कासी करते होंगे। तो ये एकदम मुस्लिम लीग, आप तो आपकी जमात है, आप हुआ करते थे उस जमात में, इनके बहुत करीब रहे, तो ये रीथिंकिंग कैसे हो गई नून लीग में इस बात की? और अभी नून लीग में कोई ऐसी रीथिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ एक आधे शख्स की ज़हनी इख्तरा है कि वो प्रोमिनेंट होने के लिए, अपने कोई नया शोशा छोड़ने के लिए वो इस किस्म की बातें करते हैं। जैसे कि अब उन्होंने कह दिया कि मौजूदा हुकूमत जो ये हाइब्रिड हुकूमत है। हाँ। तो अगर ये हाइब्रिड हुकूमत है तो फिर इस हुकूमत के बारे में हम क्या कह सकते हैं, या उन शख्सियात के बारे में क्या कह सकते हैं जो ये इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? तो आप इत्तेहादी इस हुकूमत के किसी लेवल पर उठा रहे हैं इस मामले को? ज़रूरत ही नहीं है, देखे ना, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उन लोगों के साथ उठाने की जिनकी समझ में बात आनी नहीं है। ये तो उनको समझाने की अगर ज़रूरत है तो वो समझाएं जिसके वो वज़ीर बने हुए हैं, वो वज़ीर दफ़ा हैं। तो अगर उनको समझाना होगा तो फ़ौज को समझाना होगा, जो कि अच्छी तरह समझती है कि जहाद अफ़गानिस्तान जो था वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन था, और इसलिए बेहतरीन था कि पाकिस्तान उस वक्त न्यूक्लियर बना, क्योंकि अमेरिका की ज़रूरत थी, और अमेरिकन कांग्रेस सेनेट सब शोर करते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था वो वेवर देता था हर साल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं बन रहा,
वही दौरान था 1979 टू 1983 जब चागी के टनल बने थे, और वही 1984 था जबकि उसने अपना डॉक्टर कदीर खान ने कहा कि हमने कोल्ड टेस्ट कर लिया था। मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा कि पाकिस्तान को, उस जमाने के पाकिस्तान को क्या खदशात थे कि अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे बाएं बाजू की हुकूमत आकर बैठ जाती, मुस्तहकम हो जाती, और वहाँ पे मतलब है कि रूस जो है मतलब जिसने मशरक़ी यूरोप में बैठा हुआ था बैठ जाते, तो क्या पाकिस्तान का क्या नुकसान था? हम अपने सरहदों में महफूज थे कि नहीं? देखें, आप अपने ऐसे दुश्मन के जिसने पाकिस्तान को तोड़ा था, बल्कि उनको मारकर तो 1971 का बदला लिया हमने, जो रूस ने हिंदुस्तान की सपोर्ट की थी उस जब पाकिस्तान को 2 लाख किया गया था। और वो अगर हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाते और एक दफ़ा एक तरफ हिंदुस्तान होता और वो जो उनकी ख्वाहिश थी गर्म पानियों तक पहुंचने की वो पूरी हो जाती, तो पाकिस्तान तो उस वक्त बिल्कुल कमज़ोर था, ना न्यूक्लियर था, ना हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हम इतने बड़े दुश्मन के साथ नहीं लड़ सकते थे। इजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि जो तारीख़ गुजर चुकी होती है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, उस पर मुख्तलिफ राय का होना जो है वो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। जब बहस मुबाहिसा होता है तो आपको पता चलता है कि जी असल मामला था क्या, और कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब का एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को उस ज़माने में भी बाज़ लोग कहा करते थे, और उसको उसके जो एक कहते हैं ना नक़ात थे, वो उसको बड़ी बुरी तरह रद्द किया करते थे, जिसकी झलक आपने इजाज़ उल हक़ साहब की गुफ्तगू में सुनी। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये मैं कोई इंकिशाफ नहीं करूँगा कि जी पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, और इस चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत को सबसे पहले तो अपना घर जो है वो दुरुस्त करना होगा। और इस बात के लिए कहते हैं ना कि जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आपको हुकूमत के ही बेंचेस से मुख्तलिफ किस्म की जो आरा आती रहती हैं, उसको ज़रा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है वो इज़हार राय पे पाबंदी जो है वो मसले का हल नहीं है, बल्कि आपको उन मसलों को हल करना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से आप पे तनकीद हो रही है। आमिर साहब को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।